और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ सुंदर चंद ठाकुर जी को, जिन्होंने सेना निवृत्ति ली और टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में प्रशासनिक पद को संभाला और फिर अब नव भारत टाइम्स में जुड़े हैं। आपका मंच पर और माइक पे आ जाएं, आप अपना भावनाएं रखें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी संजय जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया, और ये बड़े संयोग की बात है कि जिनके सानिध्य में मुझे बैठने का अवसर मिला, ब्रह्म कुमारी निर्वैर साहब, ये भी एक्स डिफेंस के हैं। ये पहले नेवी में थे, ये जानकारी मुझे आज मिली। और इन्होंने भी शॉर्ट सर्विस कमीशन लिया था जैसा कि मैंने लिया था। तो मैं पहले भारतीय सेना में था, ये भी भारतीय सेना में थे। ये भी एक संयोग है कि सेना में लोग भी ब्रह्म कुमारी के पास खिंचे चले आ रहे हैं। तो 5 वचन मैं पहले सुनाना चाहता हूँ। ये जो आप रोज़मर्रा के कामों और नौकरी के पीछे इस कदर दौड़ लगा रहे हो कि आपको दिन और रात का होश ही नहीं रहता, तो जरा थम जाओ। ऐसी बेहोश दौड़ आपको कहीं न ले जाएगी। होश में दौड़ो, यह जानते हुए दौड़ो कि आप कहाँ और क्यों जा रहे हो। होश में दौड़ोगे तो कई बार दौड़ना व्यर्थ लगेगा और तब आप पैदल चलने का लुत्फ लोगे। कभी आपका मन करेगा तो किसी पेड़ की छांव के नीचे सुस्ता भी लोगे, बशर्ते कि होश में बने रहो। दूसरा वचन, एक खिला हुआ फूल नहीं सोचता कि उसकी खुशबू किसे मिलेगी। एक भरा हुआ बादल नहीं सोचता कि वह कहाँ जाकर बरसेगा। खिलना और बरसना उनका स्वभाव है, वे अपने स्वभाव के मुताबिक जीते हैं। लेकिन आदमी को सोचने की बुरी बीमारी है। वह हर काम करने से पहले नफ़े नुकसान के बारे में सोचता है। जीवन को अपने स्वभाव के मुताबिक भी जी लो जरा। नफ़े नुकसान से इतर भी बहुत बड़ा और खूबसूरत जीवन फैला हुआ है। तीसरा वचन, किसी से ईर्ष्या करने पर नुकसान हमेशा आपका ही होता है। ईर्ष्या करने से आपकी उत्तेजना बढ़ती है, आप तनाव का शिकार होते हैं। दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचने से आप अपनी एनर्जी और वक्त अलग जाया करते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति आपकी ईर्ष्या से अनभिज्ञ अपने जीवन में मशगूल रहता है। क्या बेहतर नहीं कि खामखा का नुकसान उठाने की बजाय आप भी अपने जीवन को मुकम्मल बनाने में मशगूल रहें। चौथा, जब हम इंद्रियों के स्थूल प्रयोग के साथ जी रहे होते हैं तो हमें इंद्रियों की सूक्ष्म सामर्थ्य का पता ही नहीं चल पाता। इसी को बेहोशी में जीना कहते हैं। हमें यही नहीं मालूम कि हमारी नज़र में कितनी ताकत छिपी है। करने वाले इसी ताकत से लोगों को सम्मोहित कर देते हैं। जिनके हाथ नहीं रहते वे पैरों से हाथ का काम लेने का हुनर पा लेते हैं। यह मानकर क्यों चलते हैं कि सब कुछ ईश्वर खैरात में ही देगा, कुछ तो अपने अभ्यास से भी अर्जित करें। और पांचवा और अंतिम, क्या आपको अच्छा लगता है कि आप किसी से मिलने जाएं और वह व्यक्ति आपके सामने दूसरे लोगों से बात करने में व्यस्त रहे और अंत में आपको ऊपर से सुनकर लौटा दे? आपको अच्छा नहीं लगेगा। बस यही समझने की बात है कि दूसरों का जो व्यवहार आपको अच्छा न लगे, यह सुनिश्चित कर लें कि वैसा व्यवहार आप भी किसी दूसरे के लिए न करें। दूसरा न सही पर आप तो अच्छे बने
और अच्छाई का प्रचार करें। ये जो मैंने आपको 5 वचन सुनाए, इसको अंतर्ज्ञान शीर्षक के साथ नवभारत टाइम्स मुंबई अपने मुख्य पृष्ठ पर सबसे बाईं तरफ सबसे ऊपर रोज प्रकाशित करता है, और यह लिखने का काम मैं स्वयं करता हूँ। जैसा कि प्रोफेसर दीक्षित साहब ने आपसे इससे पहले बात करते हुए बताया कि मीडिया को प्रबुद्ध बनाने के लिए मीडिया कर्मी का प्रबुद्ध होना बहुत जरूरी है। मीडिया स्वयं से कैसे प्रबुद्ध होगा? इंसान ही प्रबुद्ध हो सकता है। जब इंसान प्रबुद्ध होगा तो वो जो काम करेगा उसके काम भी वैसे ही प्रबुद्ध होंगे, वैसे ही सुलझे हुए होंगे। उनमें एक विजन होगा, उसमें एक उद्देश्य होगा। किसी उद्देश्य के साथ जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें वो शक्ति भी आ पाती है, जो शक्ति पूरे दूसरों के पास जाकर उनको बदलने का काम करती है। तो नवभारत टाइम्स में यह जो कार्य है प्रबुद्ध बनाने का, अभी अगर मैं आप लोगों को इसका विवरण दूंगा तो थोड़ा सा आपको हैरानी भी होगी, लेकिन जो सच है मैं वही बात आपको बताऊंगा कि पिछले 2-3 सालों से जो संपादकीय मीटिंग होती है, संपादकीय मीटिंग हम लोग लगभग शाम को 5 बजे के आसपास करते हैं, जहां ये तय किया जाता है कि फ्रंट पेज पर कौन सी खबरों को हमने छापना है। हमारे यहाँ फ्रंट पेज 2 भी है, जिसको हम बैक पेज बोलते हैं, उसमें कौन सी खबरों को छापना है और लोकल में कौन सी खबरों को हमको हाईलाइट करना है। तो ये फैसला करने की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग से पहले कम से कम 10 मिनट मैं अपने सभी सहयोगियों से बातचीत करता हूँ कि वे कैसे एक व्यक्ति के रूप में अपने दिमाग को नियंत्रित करके अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर उस ऊर्जा को अखबार को उठाने में व्यय कर सकते हैं। खेल सारा ऊर्जा का है, यह तो आप तय मान लीजिए। कैसे? मैं एक साहित्यकार भी हूँ। अपनी प्रशंसा में अगर कुछ बोलूँ तो उसको ये मत मानिएगा कि वो मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि उसके जरिए कोई संदेश मुझे आप लोगों को देना होगा। तो एक साहित्यकार के रूप में मैं ये देखता हूँ कि जो मैंने एक हाल ही में एक उपन्यास लिखा, उसको लिखते हुए मैंने पाया कि जब आप ऊर्जा से भरे होते हैं, जब आप लिखते हैं, तो आप बेसिकली मुख्यतः क्या काम करते हैं? आप अपने शब्दों में ऊर्जा भर रहे होते हैं। तो जब कभी आप कोई अच्छी चीज़ पढ़ते हैं और आपको लगता है कि लेखक ने तो कमाल कर दिया, ऐसा लिख दिया, और आप उससे बहुत खींचे चले जाते हैं, मतलब आपको लगता है कि बहुत आकर्षण, और आपको लगता है कि आपके भीतर भी एक ऊर्जा पैदा हो रही है। तो ऐसा तब होता है जब लिखने वाले ने लिखते वक्त उन शब्दों में अपनी ऊर्जा डाली होती है। जो लोग ऐसी कविताएं लिखते हैं या ऐसा गद्य लिखते हैं जिसमें कि कोई ऊर्जा नहीं होती, वो बहुत स्टेल होता है, उसको आपको पढ़ते हुए भी खुद स्वयं से भी महसूस हो जाएगा। तो अपने सहयोगियों को मैं अक्सर ये बताता हूँ कि अपनी ऊर्जा को कैसे संरक्षित रखना है। आप लोग रात को जब सोते होंगे तो सोते हुए आप जब सुबह उठते हैं तो खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि क्यों सुबह आप इतना तरोताज़ा महसूस करते हैं? इस पर थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप रात को सोते हैं तो बोलते नहीं हैं। नहीं, सोते वक्त तो कोई आदमी बोलता नहीं है। तो अगर दिन में आप कम बोलें तो आपकी ऊर्जा बची रहती है। दूसरा, आप सोते हुए क्या नहीं करते? सोचते नहीं हैं। मेरा दूसरा अपने सहयोगी से यह आग्रह रहता है कि सोचो तब जब आप कोई खबर लिखने बैठो। उसके अलावा जैसा कि कहा जाता है कि पूरे दिन भर में लगभग 60,000 विचार आपके दिमाग में आते हैं, और सामान्यतया क्या होता है, आम आदमी उन विचारों के साथ साथ बह जाते हैं। कोई भी विचार आया, लगा कि अचानक से याद आया कि मेरे मित्र ने पिछले वर्ष तो मुझे बहुत अनाप शनाप बोला था, अभी आप उस मित्र से बदला लेने के बारे में सोचने लगते हैं।
तो कुछ देर के लिए आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उस दिशा में चला जाता है। जब वो उस दिशा में जाता है तो आपकी ऊर्जा को वो खींच लेता है। जब आप ऊर्जा से खाली होके दफ्तर में काम करने लगते हैं तो आप अपने आपका जो कार्य होगा उसमें आप ऊर्जा को नहीं पिरो पाते। जब आप ऊर्जा को नहीं पिरो पाते तो आपके पाठकों तक जो चीज़ जाती है वो ऊर्जा से खाली जाती है। जब वो ऊर्जा से खाली जाती है तो उसको पढ़ के कुछ भी हासिल नहीं होता। उसे कुछ भी हासिल नहीं होता तो फिर जिस बदलाव के लिए आप मीडिया में हैं वो बदलाव कैसे आएगा? आप मीडिया में, जैसा कि दीक्षित साहब ने बोला कि एक सकारात्मक बदलाव बहुत जरूर, ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है। आप आए क्यों? मैं सेना छोड़ के क्यों पत्रकार बना? क्योंकि मेरे मन में ऐसी इच्छा थी कि समाज में हस्तक्षेप करूं। तो हम हस्तक्षेप करने की कोशिश करने के लिए आप पूछोगे कि मैंने क्या किया। जब मैं नई दिल्ली से, पहले मैं नवभारत टाइम्स नई दिल्ली में था, 2010 में मैं मुंबई आया, तो मुंबई में मुझे नवभारत टाइम्स जिस स्थिति में मिला उसका थोड़ा सा विवरण मैं देना चाहूँगा। कि जैसे मैं ये देखता था कि लोकल के पन्नों पर लोकल के जो नेता थे, जो एमपीज़ थे, उनकी तस्वीरें, खामखा तस्वीरें छप रही हैं। बड़े बड़े नेता थे, उनकी 3-3 तस्वीरें, एक ही दिन के इशू में 3-3 तस्वीरें छप रही हैं। तो मैंने अपने सहयोगियों से पूछा, भाई ये 3-3 तस्वीरें क्यों छप रही हैं एक ही दिन में, एक ही नेता की? तो उन्होंने कहा, साहब ये तो यहाँ पर प्रचलन है, ये लोग अखबार के बारे में अच्छा सोचते हैं, हम इन्हें कहीं भी बुलाएं तो आ जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा काम नेताओं को बुलाना थोड़ी है भाई, हम नेता, ये हम इसलिए थोड़ी है यहाँ पर हम नेताओं को बुलाएं और वो लोग आएँ तो हम खुश हो जाएं इसलिए उनकी तस्वीरें छापें। तो मैंने तस्वीरें छापना एकदम से बंद कर दिया। हुआ क्या, जैसे ही मैंने तस्वीरें छापना बंद कर दिया, मेरे अखबार की उन नेताओं की नज़र में इज्जत और बढ़ गई। ये जो पत्रकार लोग सोचते हैं कि नेताओं की चापलूसी या किसी की भी चापलूसी करने से, किसी संस्था की चापलूसी करने से उनके मन में आपके अखबार की इज्जत बढ़ेगी, ये उल्टा सोचते हैं। जब आप सच्चाई को सामने लेके आएंगे तो सत्य से भयभीत होकर लोग आपकी इज्जत करना शुरू करेंगे। इसलिए जो पत्रकार बंधु यहाँ हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि कभी भी अपने पेशे में सत्य की साइड मत छोड़िए। ये राष्ट्र इतना महान है, हमारा इतिहास इतना महान है, सिर्फ इसलिए कि पाश्चात्य राष्ट्रों का कुछ असर यहाँ पर अब बहुमंड जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दिखने लगा है, उसका असर इतना अंदर तक मत जाने दीजिए। हम अपने अतीत से ही कितनी शक्ति खींच सकते हैं। सुबह राजयोग का सेशन था यहाँ पर, पतंजलि ने कब योग के बारे में बता दिया था हमें। और वो योग आप देश विदेश में, अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, वो लोग उस योग का पालन करके हमसे ज़्यादा फिजिकली फिट हो रहे हैं, मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं। और हमारे देश में हम लोग प्राणायाम और योगासन तक सीमित रह गए। बाकी यम नियम, साधना, ध्यान, ये कौन करेगा? और इनको करने से कितना लाभ है, ये बातें मैं अपने सहयोगियों को जब बताता हूँ। 2 साल में मेरे सहयोगियों ने ऐसा मुझे बताया कि सर ये आपकी बातें बताने से हमारा एक तो गुस्सा आना बंद हो गया, घर में जो पत्नी से भी जो झगड़ा होता था वो भी बंद हो गया। क्योंकि झगड़े बेसिकली होते ही इसीलिए हैं क्योंकि आप दिमाग के साथ तादात्म्य कर लेते हो, दिमाग के विचार के साथ तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हो, दिमाग को अलग छोड़ दो। दिमाग का इस्तेमाल जो है इसके लिए किया जाना चाहिए कि आपको कोई चीज़ याद करके लिखनी है, पत्रकारिता में खासकर, और उसके अलावा दिमाग का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पत्रकारिता में सच्चे मन से अपने कर्तव्य के रास्ते पर अगर चला जाए तो आप पाएंगे कि जल्दी ही आपको बाकी लोग सपोर्ट करने लगेंगे, एक चीज़ दिखाई देगी। अच्छा, एक बात जो कि मैं निर्भय साहब से ही बोल रहा था, कल मैं यहाँ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से मिला। सतीश गुप्ता जी ने मुझे मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई और अंत में जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 15 साल से एक रिसर्च किए और वो रिसर्च का नतीजा ये है कि ध्यान से जो लोग हृदय रोगी थे, जिनके स्टंट भी लगे थे और ब्लॉक हो गई थी आर्टरीज, उन लोगों को भी ध्यान से ठीक कर दिया गया।
रिसर्च पेपर उनका अमेरिकन जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है। मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने उनसे कहा कि सर, एक तो ये है कि मुंबई जाने के बाद सबसे पहले मैं अपने अखबार के फ्रंट पेज पे आपकी भली ही पुरानी हो गई हूँ, भले ही टाइम्स ऑफ इंडिया छाप चुका हूँ, फ्रंट पेज पे मैं छापूंगा। उन्होंने एक ऐसा ही एक थोड़ा सा आशंका जताई कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, जो कि बहुत पैसे वाली हैं, बहुत ताकतवर हैं, वो लोग इसको ठीक से लेंगे नहीं। तो मैंने कहा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मेरे जो ग्रुप के मालिक हैं वो मुझे, आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सुंदर जी आप खबर को, ये खबर ले लीजिए या ये वाली पार्टी की नेता के बारे में छाप दीजिए। हमारे ग्रुप में ये सब नहीं चलता। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा मेरा अनुभव नहीं है। लोग बोलते हैं कि मीडिया में ऐसा है कि आप सरकार के साथ हो, सरकार के विपक्ष में हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो सकता है थोड़ा बहुत दिखता भी है मुझे, लेकिन मेरे साथ निजी तौर पे कोई अनुभव नहीं है जहां मुझे ऐसे आदेश दिए गए हों कि ऐसा मत छापो। तो ये मैं फ्रंट पेज पे सीरीज चलाने वाला हूँ और इसका लाभ जो है जितने लोगों तक, जितने मेरे पाठकों तक पहुँच सकता है, वो मैं चाहता हूँ कि उन तक पहुँचे। मेरा कर्तव्य जो है मेरे अखबार के पाठकों के प्रति है। उन पाठकों को जिस भी तरीके से लाभ पहुँच सके मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, चाहे वो इस लेवल पे हो कि मुझे सेहत के नुस्खे जो छापने पड़ते हैं। कई बार मैं एक कॉलम चलाता हूँ सेहत के नुस्खे, जिसमें कि सेहत को ठीक रखने के तरीके बताता हूँ, जो कि बहुत लोकप्रिय है, हाँ। या चाहे अंतर्ज्ञान के रूप में छापना पड़े। एक मेरे मित्र हैं मिस्टर समीर सिंह, जिन्होंने अभी 15,000 किलोमीटर की दौड़ लगाई पूरे हिंदुस्तान में, 6 महीने तक वो रनिंग करते रहे। कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, 100 दिन तक रोज़ 100 किलोमीटर दौड़े वो। जब मुझे मालूम चला कि समीर सिंह ने रोज़ 100 किलोमीटर दौड़ लगाई है, तो मैं उनसे मिला और मैंने उनसे बातचीत कर स्वयं उनके बारे में लिखा और पहले पन्ने पर उनकी एक बहुत बड़ी एंकर स्टोरी मैंने की। तो जहाँ पर मुझे मौका मिलता है मैं स्वयं आगे जाके इस तरह की स्टोरीज करना चाहता हूँ। तो मीडिया की ये जो, क्यों चाहता हूँ मैं ऐसा, कहीं ना कहीं पर बोले तो जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं, ऐसे बहुत से हमारे देश में किताबें हैं, अतीत है, ऐसे योगी हैं जो कि ऐसी ऐसी बातें करके आपको समझाते हैं। वो जो ज्ञान है वो वहाँ से थोड़ा बहुत लाभ मुझे मिला है, वो लाभ मैं आगे तक पहुँचाना चाहता हूँ। बस हो गया, 1 मिनट। तो वो लाभ मैं आगे तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये इसलिए जो मीडिया कर्मियों के प्रबुद्ध होने की बात है वो बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह, अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ के जो मीडिया कर्मी हैं उन लोगों को भी कभी कभी ब्रह्म कुमारीज के ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेज दिया जाए तो अच्छा है। कुछ ना कुछ वो लोग सीख के आएंगे, उसका लाभ जो है अल्टीमेटली अखबार को ही मिलेगा। तो जैसा कि दीक्षित साहब ने बोला, बहुत अच्छी बातें बोली कि मीडिया को प्रबुद्ध होने के लिए अगर मीडिया कर्मी स्वयं से प्रबुद्ध हो जाएं तो स्वयं से समाज को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया शुरू होगी। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जितने मीडिया कर्मी हैं वे यहाँ कार्यक्रम खत्म होने से पहले, आज का नहीं पूरा कार्यक्रम, ऐसा प्रण लेके लौटें कि वे पत्रकार होने के, जैसे डॉक्टर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, ऐसे ही पत्रकार होने का 4th पिलर जिसको बोला है, लोकतंत्र का 4था स्तंभ बहुत मजबूत रहना चाहिए। देखिए तभी राष्ट्र विकास करेगा। तो आप लोग प्रण लेके जाएं कि हम लौटने के बाद अपनी जिस भी भूमिका में हैं उस भूमिका में सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। नमस्ते।